नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं R9 टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। कोरोना काल में इलाज हो रहा है कोरोना का। जो लोग कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं, आइसोलेशन में उन्हें रखा जा रहा है। जो उनके संपर्क में आ रहे हैं उन्हें क्वारंटीन किया जा रहा है। लेकिन कोरोना के अलावा जो भी आम या गंभीर बीमारी है, वो लोग कोरोना से भले ना मरें, लेकिन इलाज के अभाव में दम तोड़ रहे हैं। बीमारियों का इलाज ना मिलने से ऐसी खबरें आ रही हैं कई जगह से, जहां पर लोगों की मौत हो रही है। सरकार सख्ती से कह रही है कि गंभीर बीमारी वाले मरीजों के इलाज को मना नहीं किया जा सकता, इनकार नहीं कर सकते अस्पताल। लेकिन कोरोना के इस काल में अस्पतालों की मनमानी तमाम जिंदगियों पर भारी पड़ती हुई दिख रही है। आए दिन कहीं ना कहीं से ऐसी तस्वीरें, ऐसी खबरें सामने आ ही जाती हैं, जहां अस्पताल ने भर्ती करने से मना किया, मरीज की मौत हो गई। ऐसे ही कुछ घटनाएं फिर सामने आई हैं, जब सवाल हो रहा है कि आखिर बाकी मरीजों का इलाज कहां होगा, उनके मर्ज की दवा कौन देगा। इसी पर आज चर्चा करेंगे। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे R9 टीवी के एडिटर इन चीफ अमिताभ अग्निहोत्री जी। स्वागत है सर आपका। एक मजबूत पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा। लेकिन नोएडा और मेरठ की घटनाओं ने इस दर्द को फिर से उभार दिया है। तस्वीर दिखा रहे हैं आपको रिपोर्ट के जरिए। वो 8 महीने की गर्भवती थी। ये 8-9 में लगी। परिवार गुहार लगाता रहा। रात भर दौड़ता रहा। वाइफ को ESI लेके थे। ESI वालों ने बोल दिया कि जाके सेक्टर 30 ले आओ। सेक्टर 30 वाले कहने लगे कि वहाँ ले आओ, क्या नाम है, शारदा में। शारदा के बाद फिर जिम्स ले गए। जिम्स वालों ने मना कर दिया कि हमारे पे कोई बेड खाली नहीं है। फिर घूम करके हम फोर्टिस आए। फोर्टिस वालों ने मना कर दिया। मैक्स वालों ने भी मना कर दिया कि हमारे पे बेड नहीं है। नहीं मिला इलाज, दम तोड़ दिया आखिरकार। तो कुल मिला के फिर हमारी एम्बुलेंस में डेथ हुई थी। 5 जून की रात नोएडा में केवल एक गर्भवती महिला ही नहीं मरी, बल्कि संस्कार मर गए, सरोकार मर गई वो सारी व्यवस्थाएं जो मरीजों की जिंदगी बचाने के लिए लगी हुई थी। क्योंकि 7 अस्पतालों ने एक गर्भवती महिला के इलाज के लिए अपने दरवाजे नहीं खोले। और तो और, जिस अस्पताल में पहले दिन से उस महिला का इलाज चल रहा था, आखिरी समय में उसने भी आंखें दिखा दी। शिवालिक में इसका ट्रीटमेंट चल रहा था, लेकिन शिवालिक वाले ने भी लेने से मना कर दिया था। तमाम लोग शामिल हैं गर्भवती महिला की मौत के इस गुनाह में। और ऐसा ही एक गुनाह मेरठ में भी हुआ। मेरठ के मवाना में एक बेहोश युवक को अस्पताल पहुंचाने के लिए लोगों ने एम्बुलेंस बुलाई, लेकिन एम्बुलेंस चालक आने के बजाय फोन पर बीमारी ही पूछता रहा। और जब आया तो एम्बुलेंस में ही युवक की सांसों ने साथ छोड़ दिया। कोरोना का ये काल उन लोगों के लिए सबसे कठिन दौर है जिन्हें कोरोना तो नहीं, लेकिन दूसरी बीमारियों का दर्द है। उनके दर्द की दवा मिलना दूभर है। अमूमन सर्दी, खांसी, बुखार, जुकाम के अलावा गर्भवती से लेकर गंभीर परेशानियों के पेशेंट रहते थे। लेकिन कोरोना के कहर में इन मरीजों के इलाज में बड़ी मुश्किल हो रही है। हालांकि कई जगह OPD खुली है, बाकी हालात की हकीकत ये आंकड़े बता रहे हैं कि इलाज न मिलने पर लोगों ने अस्पताल आना ही छोड़ दिया है। अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में कोरोना से पहले रोजाना करीब 1200 लोग OPD में पहुंचते थे। अभी लगभग 100 लोग रोज OPD में आते हैं। यहाँ अभी केवल बुखार और गला खराब होने की जांच हो रही है। आगरा के एसएन अस्पताल में टेलीमेडिसिन के जरिए OPD चल रही है। कोरोना से पहले लगभग 500 मरीज आते थे। कानपुर जिला अस्पताल उर्सला में पहले आम दिनों में करीब 2000 मरीज OPD में आते थे। अब केवल 200 से 300 मरीज ही OPD में आ रहे हैं। बहरहाल कोरोना की मार दूसरे मरीजों पर भी बुरी तरह से पड़ रही है।
गंभीर बीमारी वाले मरीजों का इलाज करने में अस्पताल आनाकानी कर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर इनके दर्द की दवा कहाँ मिलेगी? इनके मर्ज की दवा तो दिलाओ सरकार। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 टीवी। तो मौजूदा वक्त में शासन से लेकर प्रशासन की नजर स्वास्थ्य व्यवस्था पर है, लेकिन यहां समझना बेहद जरूरी है कि अस्पतालों में सिर्फ कोरोना के मरीजों के बारे में ही सोचा जा रहा है या फिर और बीमार मरीजों का भी ख्याल रखा जा रहा है। इसी पर आज बात करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं, कुछ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। डॉक्टर चंद्रमोहन जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ। अनुराग भदौरिया जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी हमारे साथ है। डॉक्टर सूर्यकांत, HOD रेस्पिरेटरी मेडिसिन डिपार्टमेंट हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। डॉक्टर उमाशंकर पांडे जी, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। नम्रता नारायण, सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ हैं। अमिताभ जी हमारे साथ हैं। अमिताभ जी, चर्चा की शुरुआत आपसे। कई बार इस ओर ध्यान दिया गया, सवाल किया गया कि सिर्फ कोरोना पर फोकस नहीं और तमाम बीमारियां भी हैं, लोग परेशान हैं, लेकिन ये जो तस्वीरें आ रही हैं कैसे समझें? देखिए, मैं बहुत भारी मन से आज बहस में आया हूं, लेकिन मुझे संतोष का अगर एक छोटा सा अंश आज हासिल हुआ इस नोएडा और मेरठ की जघन्य घटनाओं के बाद, तो वो ये हासिल हुआ कि कम से कम आज से 1.5 महीने पहले, कम से कम 45-40 दिन पहले मैंने इसी मंच पर आगाह किया था, कहा था प्राइवेट हॉस्पिटल्स को फंक्शनल रहने की आज्ञा दीजिए, आदेश दीजिए। मैंने कहा था उन डॉक्टर्स के लाइसेंस निरस्त करिए, उनके नर्सिंग होम्स पर ताला लगाइए, या तो खोले या स्थायी रूप से बंद करें। ये तमाशा नहीं चलना चाहिए। तो कोविड हल्ला मचा दिया पूरे प्रदेश में। डॉक्टर्स ने बोले कोविड है, कोविड है, कोविड है। कोविड में सिपाही मर सकता है, राजस्व विभाग के कर्मचारी मर सकते हैं, जर्नलिस्ट सड़क पर दौड़ सकते हैं, डॉक्टर नहीं आएंगे, ओपीडीज नहीं चलेंगी, उसमें तमाशा चलेगा। क्यों भाई, क्यों चलेगा? तर्क वितर्क कुतर्क कुछ नहीं चलेगा। और मैं तो सुप्रीम कोर्ट में जो केस है उससे भी आगे जाके कहता हूं, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने जमीन सरकार से मुफ्त में ली है या 1 रुपया की लीज पर ली है 99 साल के लिए, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उत्तर प्रदेश की टेरिटरी में भौगोलिक सीमा के अंदर अगर अस्पताल चलाएंगे तो जैसे शासन कहे वैसे चलिए, नहीं तो सील कर दीजिए अस्पताल। जाइए सुप्रीम कोर्ट, लड़े मुकदमा। आप मरीज चुन के लेंगे, ये तमाशा तो बहुत जघन्य है भाई। नहीं, मैंने आगाह किया था, तब प्रशासन चलाने वाले भी कुछ बड़े अधिकारियों ने मुझसे कहा नहीं अग्निहोत्री जी ऐसा है और वैसा है। आज उनको समझ में आ जाएगा कि मैं जो कह रहा था वो सच था। सारे भाग गए, हर डॉक्टर ने अपना नर्सिंग होम बंद कर दिया। आज हम देख रहे हैं, अब नई तहजीब के पेशे नजर हम आदमी ही आदमी को भून कर खाने लगा है। ये स्थिति, 8 महीने की गर्भवती मां, 7 अस्पतालों के दरवाजे खटखटाए, नोएडा जो उत्तर प्रदेश का शोकेश है, और किसी ने उसको इजाजत नहीं दी अंदर आने की, और मर गई। अब नोएडा का कलेक्टर क्या कह रहे हैं, इससे हमको बहुत सरोकार नहीं, जांच करेंगे, फांसी पर टांग देंगे, वो सब बेकार की बात है। बाद में उसकी तो जान गई ना। अब बाद में क्या करेंगे पराक्रम, वो भी हमने देखा है कितने पराक्रम हुए और कब कब हुए। लेकिन ये तरीका ठीक नहीं। मैंने सरकार से भी कहा था, शासन से भी कहा था, व्यक्तिगत स्तर पर भी बहुत सारे कमिश्नर्स से कहा, मंडल आयुक्तों से कहा कि अपने अपने मंडल में इनको बुलाओ अस्पताल वालों को, और इनसे कहो या तो खोलो और नहीं तो स्थायी रूप से बंद कर देंगे। नहीं हुआ। ना तो आप कोविड के इलाज के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स को राजी कर पाए, ना आप दूसरे इलाजों के लिए राजी कर पाए। ये जो मशीनरी है ये किस ब्रेनस्टॉर्मिंग बैठक में लगी है, मैं ये नहीं समझ पा रहा। जो बात अल्पबुद्धि व्यक्ति को समझ आती है कि अगर कोविड-19 से पहले उर्सला में 2000 से 2200 लोग रोज आते थे ओपीडी में चीखते चिल्लाते, कोरोना आने के बाद वो सब ठीक हो गए,
वो कहां गए होंगे, ये तो सोचा किसी ने क्या? कानपुर के सांसद ने नहीं सोचा, विधायक ने नहीं सोचा, कलेक्टर ने नहीं सोचा, कप्तान ने नहीं सोचा, मंडलायुक्त ने नहीं सोचा, एडीजी कानपुर ने नहीं सोचा, किसने सोचा? और यही दशा सब जगह की, सब जगह की। ऐसे ही दृश्य देखने को विवश रहिए, फिर अभिशप्त रहिए। कौन सी संवैधानिक मजबूरी थी जो शासन को इस बात से रोकती थी कि वो महामारी एक्ट के तहत यह आदेश जारी नहीं कर सकती? कोई मजबूरी नहीं थी, कानून उसको पूरी ताकत देता था शासन को। एक सामान्य कार्यकारी आदेश, जिसको अंग्रेजी में एग्जीक्यूटिव ऑर्डर बोलते हैं, उससे या तो डॉक्टर्स के नर्सिंग होम और अस्पताल फंक्शनल होते और नहीं तो सील हो जाते, गेट पर ताले पर कपड़ा और कपड़े के ऊपर लाख लग जाती और चाबी जमा होती माल खाने में, गवर्नमेंट के कलेक्ट्रेट में। सारा नशा उतर जाता। ये तो अस्पताल खुलवाने के लिए, नर्सिंग होम खुलवाने के लिए चौराहे पर खड़े होकर मरीज को ले जाते कि भैया आओ, सील तो खुले, दंड से तो बचे। कितने एफआईआर, कितने अस्पतालों के खिलाफ एफआईआर की? किसी के खिलाफ नहीं की। मुश्किल ये है कि जिनके अस्पताल हैं, जिनके बड़े नर्सिंग होम हैं, जो नामी गिरामी डॉक्टर है, वो हर सत्ता के नजदीक होते हैं। उनके संपर्क संबंध ऐसे होते हैं, ये वही स्थिति है जो 5 तारानुमा सरकारी, जो 5 तारानुमा निजी स्कूलों के मालिकों की स्थिति है, वही बड़े अस्पताल के मालिकों की स्थिति है। मैं नाम लेके कहना नहीं चाहता, मेरी बात को भाजपा के लोग जरूर गौर से सुने। मैंने ऐसे ऐसे बड़े अस्पताल के मालिक देखे जिनके निजी रूम में, चूंकि वो चेयरमैन हैं, चंद्रमोहन जी सुन लें ध्यान से, उनके चेयरमैन के रूम में उत्तर प्रदेश की हुकूमत बदलने के साथ फोटो बदल जाती है। 5 मुख्यमंत्रियों के साथ तो मैं फोटो देख चुका उनकी। जो हटता है उसका तुरंत ही हटा देते, इधर चुनाव हारा उधर फोटो हटा देते। वो बसपाई भी रह लिए, सपाई भी रह लिया, भाजपाई हैं, अब दीनदयाल उपाध्याय के मानस पुत्र हैं। यही लोग कुंड सब कुछ गुड़ गोबर कर देंगे, ये जान लीजिए। डॉक्टर सूर्यकांत, मैं बहस को राजनीतिक अखाड़े में उतारूं उससे पहले कुछ आपसे बात करना चाहूंगा। ये कोविड अटारी पर खड़े होकर सब लोग चिल्लाए, ठीक बात है। इसी कोविड में हमने ये तय किया, देश ने, जिसमें सरकारें भी शामिल हैं, जब देश ने तय किया तो सरकार ऑब्वियस है उसमें है कि जान है और जहान दोनों को हैंडल करेंगे। इसी नियम के तहत हमने फैक्ट्री खोली, बस चलाई, रेल खोली, अब मॉल खोल रहे हैं, होटल खोल रहे हैं, लेकिन डॉक्टर नहीं आएगा। निजी वाला जो नर्सिंग होम है, सावित्री नर्सिंग होम और फलाना नर्सिंग होम, जिसने करोड़ों कमाए, जिसने नोट छापा, वो नहीं खोलेगा, वो कोविड चिल्लाएगा। और धर्मशिला और शिलालेख और फलाना जो अस्पताल है, उनके मालिक ढूंढने नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वो नेताओं की फोटो लगा लिया अपने चैम्बर में, अब वो किसकी सुनेंगे? केवल कोविड का डर उन्हीं को है, बाकी किसी को नहीं। बाकी पूरा देश काम पर, अस्पताल काम पर नहीं आएगा। जान का खतरा पुलिस वाले को नहीं है, आशा में काम करने वाली मेरी बहनों को नहीं है, सरकारी नौकरी में जो डॉक्टर हैं उनको नहीं है, वो लोहे का शरीर लेकर आए हैं। यह अजब तमाशा कब तक चलेगा सूर्यकांत जी, और क्यों चल रहा है? आपको कुछ समझ आ रहा है क्या? जी अग्निहोत्री जी, बहुत अच्छा विषय उठाया है आपने। एक तो मैं बता दूं, जिनका आपने नाम लिया, सरकारी डॉक्टर, पुलिस वाले, आशा करवर, तो हम लोग कवच और कुंडल लेकर पैदा नहीं हुए हैं। कोई ऐसा हमारे पास कवच नहीं है, रक्षा कवच नहीं है, ना कोरोना के पास कोई ऐसी सूंघने की शक्ति है कि वो सरकारी डॉक्टर से दूर रहेगा, प्राइवेट डॉक्टर के फेफड़े में चला जाएगा,
ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। हाँ, एक दो चीजें ऑब्जर्वेशन मेरा जरूर है। अरे भाई, कोरोना एक कोई तो ये पॉलिटिकल कोविड वायरस का थोड़ी ना पहले है कितने ज्यादा जो वो जान क्रिएट ले। किया गया है जी जी नहीं, कोरोना के अंदर ये एबिलिटी नहीं है कि वो डिफरेंशिएट कर ले जी। कि कौन सा सरकारी अस्पताल है, कौन सा सरकारी डॉक्टर है, कौन सा प्राइवेट अस्पताल है, कौन सा प्राइवेट डॉक्टर है। लेकिन मैं बता दूं कि 70% अभी भी जो पेशेंट पॉपुलेशन है वो प्राइवेट सेक्टर की है। और आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन उसके तहत मैं एक बताऊं, शुरू में एक माहौल ऐसा बनाया गया कि जैसे डीएम पे गाज गिरती रहती है, डीएम को रात को नींद नहीं आती है कि साहब हमारे यहाँ कल पता नहीं कोरोनोमीटर से कितना केसेस होंगे, कितना मॉर्टेलिटी होंगे। इसी तरह सीएमओ के ऊपर भी रात को नींद नहीं आती है कि कब मेरा कल ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसी तरह शुरू में प्राइवेट हॉस्पिटल वालों को भी एकदम अस्पताल में ताले डाल दिए गए, उनके अंदर भी एक भय का वातावरण दिया गया। अब जैसे लखनऊ में मुझे मालूम है कि हमारे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, हम लोग कोई प्राइवेट और गवर्नमेंट डॉक्टर को डिफरेंशिएट नहीं करता हूं, मैं भी 2 साल पहले इंडियन मेडिकल एसोसिएशन लखनऊ का अध्यक्ष रह चुका हूं और हमने भी लीडरशिप ली है, गवर्नमेंट डॉक्टर्स की भी और प्राइवेट डॉक्टर्स की, दोनों को हमने लीड किया है, दोनों को डायरेक्शन दिया है। हमारे यहाँ कुछ वॉलंटरली आईएमए के डॉक्टर ने अपने नाम दिए, फोन नंबर दिए कि भाई हम पे टेलीफोन पे, डिजिटल मीडिया से, व्हाट्सएप से और इन सब से राय ले सकते हैं। तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं संवादहीनता की कमी रही है कि प्राइवेट सेक्टर को भी किस तरह से इन्वॉल्व किया जाए। इसको लेके हमारी, मैं खास तौर पे कहूंगा कि जो मशीनरी है सरकारी, उसने ढंग से इसको टैकल नहीं किया ना। क्या कारण था कि इतने दिनों से अगर वो सेवाएं दे रहे थे तो कोविड के कारण ताला बंद करके चले जाते। मैं बहुत विनम्रता से ये बात कहूंगा, वो भी तब जब मेरे प्रथम परिवार में डॉक्टर्स हैं, फर्स्ट फैमिली में, तब भी मैं ये बात कहूंगा, क्योंकि ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, बोलूंगा जरूर, तब भी मैं ये बात कहूंगा, ये शासन की असफलता है, ये प्रशासन की अकर्मण्यता है, ये दृष्टिहीनता है, ये सोच विहीन शैली है, चिंतन नहीं जानते, चीजों को एंटिसिपेट करने की क्षमता नहीं है। जी। विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भयभीन न होए, भयभीन होए न प्रीत। मुझे बनाइए गौतम बुद्ध नगर का कलेक्टर। 24 घंटे में अगर सारे अस्पताल नहीं खुल जाएं तो इस्तीफा देके चला जाऊंगा, इस्तीफा देके चला जाऊंगा। राइट फ्रॉम मैक्स से लेके जितने बड़े बड़े नामी हैं, 7 सितारा, अगर सबके में चेयरमैन बिल्कुल राइट नहीं खड़े मिले गेट पर सुबह 8 बजे अपने अस्पताल के, तो इस्तीफा देके चला जाऊंगा। बनाइए, लेकिन सुनूंगा फिर किसी की नहीं कि फला साहब मोबाइल पर बात करना चाहते, ढेका साहब, सुनूंगा नहीं, मैं खुलवा सब दूंगा। एक 24 घंटे में हर नर्सिंग होम खुला मिलेगा। चंद्रमोहन जी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को वैसे भी भारत में इतनी पावर है जो दुनिया के कहीं भी नहीं है, और एपिडेमिक एक्ट लागू होने के बाद तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को असीमित अधिकार है। उसके बाद छोटे छोटे अस्पताल नहीं सुन रहे कलेक्टर की। कलेक्टर रिक्वेस्ट कर रहा है कि तुमको मेरी कसम भैया, ये हमारा जानने वाला है, इसे भर्ती कर लो, ब्रोकर नहीं करेंगे, हम नहीं खोलेंगे। ये तमाशा क्यों हो रहा है प्रदेश में? नहीं अमिताभ जी, मैं बताइए। आपके आक्रोश को मैं समझ सकता हूँ, आपके आक्रोश का सम्मान है, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जो स्थिति, भयावह स्थिति की आप चर्चा कर रहे हैं, इतनी भयावह स्थिति नहीं है। जिस तरीके से आप भयावह आपको दिख रही है, आपकी अपनी समझ है, लेकिन हम भी जानकारियां जो रखते हैं उसके हिसाब से ऐसी भयावह स्थिति नहीं है जी। इस कोरोना की लड़ाई को उत्तर प्रदेश ने जो लड़ा है, उत्तर प्रदेश के सभी नागरिकों ने, सबने मिलकर लड़ा है, और प्राइवेट अस्पतालों ने भी, प्राइवेट चिकित्सकों ने भी इसमें आगे बढ़ के अपनी भूमिका का निर्वहन किया है। मैं आपको नाम सहित भी चर्चा कर सकता हूँ किस जिले में किन किन प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने अपनी भूमिका का निर्वहन किया है, इसमें कोई वो नहीं। और बात जो आपने कहा कि वो जो ओपीडी की संख्या, ये वो, देखिए तर्क हो सकते हैं कि ओपीडी की संख्या थी, अब कहाँ चली गई? संख्या तो देखो शमशान घाट की भी थी, तो शमशान घाट की संख्या कहाँ चली गई? ये कोई ऐसे नहीं है कि हम कोई अपने हिसाब से ही चीजों की व्याख्या करें, ये उचित नहीं है। देखिए, हम महामारी के दौर से गुजर रहे हैं और इस दौर में डॉक्टर सूर्यकांत जी यहाँ पर हैं और इस लड़ाई को उन्होंने बहुत अच्छे से मैं एक अच्छे योद्धा के रूप में लड़ा है। जो गए भी हैं, लखनऊ में भी उन्होंने संभाला, लखनऊ के बाहर भी जहाँ कहीं भी उनकी आवश्यकता हुई वहां पर भी उन्होंने उसको संभाला है।
देखिए टेलीफोन के द्वारा, वीडियो कॉलिंग के द्वारा लोगों ने मदद ली है। और ऐसा नहीं है, देख आप पूरे प्रशासन को अकार्यमान्य बता रहे हैं, सब डॉक्टर्स को अकार्यमान्य बता रहे हैं और सरकार को अकार्यमान्य बता दिया आपने। ये उचित नहीं है। कल गोवा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना स्पेशल विमान गोवा भेजा था कि नहीं भेजा था? गोवा से स्पेशल किट आई है कि नहीं आई है? आप सबको जीरो बता दे रहे हैं। ठीक, आक्रोशित होना ठीक है। आक्रोश के समय पर ये महामारी का दौर है। आक्रोश ये सामान्य परिस्थिति नहीं है कि आप सबको जीरो बता देंगे आप सारी चीजों को। ठीक है। अनुराग भदौरिया, आपने चंद्रमोहन जी को सुना, हमने भी सुना जी। एक बुनियादी सवाल लेके आपके पास आता हूं। बिल्कुल 60 दिन निजी क्षेत्र के अस्पताल, ओपीडी और जितने भी डी थे, वो नर्सिंग होम, मोहल्ले वाले क्लिनिक भी बंद रहे, शटर डाउन। जिसके घर में बीती सो जान रहा है, देखिए सो जान रहा है। ये कैसे हमने मान लिया कि कोविड के समय केवल कोविड का ही इलाज हो सकता है और कोई इलाज नहीं हो सकता। 45 दिन पहले मैंने कहा था अगर किसी जिले में सरकारी और प्राइवेट मिला के 100 अस्पताल है, 50 अस्पताल है, 40 कोविड के लिए रखिए, 10 तो खोलिए, बाकी के लिए 40 हॉस्पिटल डेडिकेटेड कर दीजिए फॉर ओनली कोविड। 10 तो खोलेंगे, ये नहीं खोलेंगे। मोहल्ले का नर्सिंग होम भी खुलवा देते कलेक्टर, तो भी मैं धन्यवाद बोलता कि चलो भाई मोहल्ले वाला तो भाई आए, कम से कम पानी तो चढ़ा देगा, ग्लूकोज। देखिए अमिताभ जी, चंद्रमोहन जी को मैंने सुना, मुझे लगा कि शायद भारतीय जनता पार्टी ये कहेगी कि बड़ी अफसोस की बात है, तकलीफ है, दर्द भरी घटना है। अगर आत्मा होती तो जरूर बोलती भारतीय जनता पार्टी। उन्होंने एक बार भी नहीं बोला कि ये दर्दनाक घटना, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। ये कोई पहली घटना नहीं है। आगरा में भी इसी तरह से एक चतुर्वेदी जी रात भर घूमते रहे, एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल घूमते रहे, उनको भर्ती नहीं किया गया, लास्ट में हार्ट अटैक से उनकी सुबह मौत हो गई। इसी तरह से आपने मेरठ की घटना बताई, अब नोएडा की घटना देखिए, आगरा में एक 2 साल की बच्ची भी मर गई थी। आगरा में एक 2 साल की बच्ची भी मर गई थी, ऐसे ही किसी अस्पताल ने एडमिट नहीं किया। आगरा ने, सिर्फ आगरा में नहीं, मैं बता रहा हूं, ना जाने कितनी घटना हुई। उसके बाद सरकार को हम लोगों ने बताया, देखो भाई आप जनरल ओपीडी खोल दीजिए। अरे सुन तो लीजिए, अच्छा मैं बोल लूं फिर बोलना, अरे बोल लूं भाई, अरे बोल तो लूं, इसमें कोई बहस नहीं है। बहुत संवेदनशील घटनाएं हैं, इसमें चिल्ला चाटी नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई चिल्ला की जरूरत नहीं, बहुत दर्द भरी घटना है। मैं कह रहा हूं कि सरकार को पहले बोला गया था जनरल, अरे सुन तो लीजिए, अरे गुरुजी सुन लीजिए, गुरुजी इतना आत्मा को मत मारिए भारतीय जनता पार्टी की, कि कम से कम एक मां की मौत हुई है उस पर भी राजनीति करो, मत करो उस पर राजनीति, कहो कि ये गलती हुई है। मैं कह रहा हूं कि जिस तरह की भारतीय जनता पार्टी को पहला बोला गया था कि भाई आप जनरल ओपीडी कम से कम खोल दो, आप जनरल ओपीडी भी नहीं खोली आपने। हॉस्पिटल के साथ आप क्या दोस्ताना, आपका याराना संबंध है हॉस्पिटल के साथ, क्या लेन देन हॉस्पिटल के साथ, जो आप डॉक्टरों की जनरल ओपीडी नहीं खोली आपने। ना जाने कितनों लोगों की मौत होती चली गई, उस पर राजनीति करना चाहते हैं आप। एक मां जो 6 घंटे तक भटकती रही, 8 महीने का बच्चा उसके साथ प्रेग्नेंट था, लास्ट में उसकी मौत हो गई। क्या ऐसे डीएम को सस्पेंड करके टर्मिनेट नहीं कर देना चाहिए? कैसे ऐसे सीएमओ को सस्पेंड करके टर्मिनेट नहीं कर देना चाहिए? क्या ऐसे मुख्यमंत्री के यहाँ जो टीम 11 है, क्या घास छीनने के लिए टीम 11 में बैठी है? इस टीम 11 को उठा के फेंक नहीं देना चाहिए बाहर, कि जहां पे लोगों की मौत होती है टीम 11 यहाँ पे क्या खाली मीटिंग करने के लिए टीम 11 है? ठीक है, आप लोग की बात आ गई, अब मैं बाकी मेहमानों के पास चलूंगा। मैं नम्रता नारायण के पास चलूंगा। नम्रता जी, सरकार का जहाज है, ये संतुलन बहुत जरूरी था मुझे लगता है। कोरोना के मरीज और गैर कोरोना बीमारियों के मरीज, इलाज दोनों को चाहिए, किसी का बीमारी छोटी नहीं। जिसका हाथ टूट गया उसके लिए वही संकट सबसे बड़ा, जिसको कोरोना हो गया उसके लिए भी संकट बड़ा, जिसको लंग्स की प्रॉब्लम उसके लिए भी, 1000 बीमारी है शरीर में। देखिए अमिताभ, हमने एक गेट बिल्कुल बंद कर दिया, उससे बहुत बहुत विचित्रताएं यत्र तत्र सर्वत्र पैदा हुई। जी
जी, ये मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है अमिताभ जी। एक तरफ हम कोरोना को लेकर के चिंतित है, वहीं दूसरी तरफ हज़ारों बीमारियां हैं जिसको लेकर के, वो ऐसी नहीं है कि हल्की फुल्की बीमारियां हैं, किसी को बीपी की बीमारी है, किसी को डिप्रेशन है, किसी की किडनी है, किसी को कैंसर है, इस तरह की तमाम बीमारियों और एक्सीडेंटल है वो तो अलग ही है। तो इसमें देखिए अभी जो हमारी आपने बताया और भी हमारे साथ जो पैनल में जुड़े हैं हमारे जो साथी हैं उन लोगों ने बताया, मैं भी चूंकि समाज सेवा से जुड़ी हूँ और हॉस्पिटल सर्विसेज से भी जुड़ी हुई हूँ, तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि प्रशासन, आप डीएम की बात कर रहे हैं, सारी की सारी डीएम या कोई भी सीएमओ कोई कॉल लेने को तैयार नहीं है। ये सारे के सारे जो गाइडलाइंस आ रहे हैं बस उसी को आप आंख बंद करके फॉलो कर रहे हो। लॉकडाउन हुआ, अब लॉकडाउन आनन फानन में लॉकडाउन हो गया, मैं इसको सही नहीं ठहराती। दूसरी बात है कि आनन फानन है, आपने जो भी फैसला सुनाते जा रहे, आप जनता की नीड को नहीं समझ करके सारी अपने फरमान को जारी कर रहे हो। अचानक से फरमान जारी हो रहा है, तैयार होने का मौका तो दीजिए, आपकी गाइडलाइंस होनी चाहिए। आपने गाइडलाइंस बना दिया कि अभी फिलहाल सारे हॉस्पिटल बंद कर दीजिए और जब तक, और हर केसेस के लिए आप अपडेट करते रहिए सीएमओ ऑफिस से, वहां डेली के डेली आपको एक नोटिफिकेशन आता है कि कौन से हॉस्पिटल में क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो आपने सबसे बड़ी बात देखिए, हॉस्पिटल्स नहीं, हॉस्पिटल को के अंदर एक प्रेशर पड़ा प्रशासन का, तो प्रशासन का काम था कि आपको देखना पड़ेगा कि आपके पास कोरोना के पेशेंट भी होंगे और आपके पास नॉन कोरोना के पेशेंट सीरियस होंगे, उनका ट्रीटमेंट कैसे होगा, उसके लिए गाइडलाइंस, सबसे पहली बात गाइडलाइंस शुरू में कुछ भी नहीं दी गई थी और सभी लोग कंफ्यूज थे। आप जब कंफ्यूजन में हो और दूसरी तरफ प्रशासन का प्रेशर है, तो डॉक्टर्स या हॉस्पिटल के लिए आप गाइडलाइंस को आपको देना था कि वो बेचारे कहीं नहीं मरेंगे, आप उनका इलाज करोगे। ठीक है नम्रता, ठीक है। डॉक्टर उमाशंकर पांडे, बात पूरी नहीं हुई। मैं एक नया सवाल लेकर आपके पास आता हूं। अमिताभ जी, ये नहीं, एक मिनट अनुराग, एक मिनट भाई, एक मिनट। मैं सारी बातें मान भी लूं, सत्यनारायण की कथा के भाव से ग्रहण भी कर बात लूं, पूरी नहीं हो पाई। मुझे ये बताओ, तो बात पूरी नहीं होगी। जो मोहल्ले मोहल्ले में जो नर्सिंग होम बने थे, उनके सबके डॉक्टर भी चाबी लेके भाग गए। अब थोड़ी बहुत चहल पहल दिखी है। मैं ये नहीं समझ पा रहा, जब रेल में वो थर्मामीटर लगा के जब रेल में हम हजारों लाखों करोड़ों आदमी को यात्रा करा दिए, तो थर्मामीटर लगा के अस्पताल में भी जा सकता था आदमी, सैनिटाइज करके हाथ। दो ही तरीके हैं ना, माथे पर वो थर्मामीटर लगाओ दूर से और हाथ में 2 बूंद डालो सैनिटाइजर की, है ना, दो ही है स्टैंडर्ड प्रोसीजर। ये करा के अस्पताल क्यों नहीं खोल दिए फिर हमने, नर्सिंग होम्स प्राइवेट? देखिए अमिताभ जी, बिल्कुल मैं आपने जितनी बातें कही मैं सारी बातों से सहमत हूं और आपको बधाई इस तरीके की डिबेट कराने के लिए। और जिस इस तरीके की डिबेट आप कराएं, वो बौखलाहट आपके डिबेट की चंद्रमोहन जी के चेहरे पर दिख रही है। नहीं, चंद्रमोहन जी सत्ता के चेहरे पर इसकी बौखलाहट दिख रही है। निश्चित रूप से मैं निश्चित रूप से अमिताभ जी ये कहना चाहता हूं, जो आपने शुरू में कहा, किसी हॉस्पिटल वाले की, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल वाला हो, चाहे कोई भी सरकारी स्कूल वाला हो या प्राइवेट स्कूल वाला हो, अगर डीएम कलेक्टर चाह लेगा तो उसकी हिम्मत नहीं है कि वो हॉस्पिटल खोलेगा नहीं। सब्सिडाइज इक्विपमेंट से लेके सब्सिडाइज लैंड से लेके तमाम ग्रांट सरकार से प्राप्त करने वाले सरकारी हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल वो खोलने को बाध्य हैं। सीएमओ चाह लेगा उनको हॉस्पिटल खोलना पड़ेगा, लेकिन सरकार ने इतने तरीके की पाबंदियां लगाई, इतने तरीके के कानून बना दिए कि इस कॉम्प्लेक्सिटी में प्राइवेट हॉस्पिटल वाले भी इतने भयभीत हो गए, इतने डर गए और इतने कंफ्यूज हो गए। सबसे बड़ा कंफ्यूजन कि उनका जो पैरामेडिकल स्टाफ है उसको हॉस्पिटल पहुंचने में तमाम तरीके की बाधाएं पार करनी पड़ रही थी। ये तमाम सारे जो कंफ्यूजन, एक कॉमन कंट्रोल सिस्टम ना होना, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लोगों के साथ इनका निगोशिएशन ना होना, उनके साथ कोऑर्डिनेशन ना होना। ठीक है, ठीक है, ठीक है उमाशंकर जी। मैं सूर्यकांत जी से एक बात और समझूंगा। सूर्यकांत जी, पूरे कोरोना काल में आरंभ से आज तक एक ही स्टैंडर्ड प्रोसीजर तय है, माथे पर वो टार्च जैसा जो है थर्मामीटर वो लगेगा और हाथ में वो अल्कोहल वाला वो डाला जाएगा सैनिटाइजर, ठीक। इसके बाद कहीं जाओ आओ, यही है ना नियम जी। ये नियम क्लिनिक में क्यों नहीं लागू हुआ, नर्सिंग होम में क्यों नहीं लागू हुआ, अस्पताल में क्यों नहीं लागू हुआ, प्राइवेट में? नहीं ऐसा इसमें बस में चढ़ जाओ, जहाज में चढ़ जाओ, मंदिर चले जाओ, मॉल चले जाओ,
सब छूट, वहां नहीं जाओ। नहीं, एक चीज बस मैं मॉडिफाई कर दूं कि एक चीज और हुई कि लोग पैरास्टामोल खा खा के थर्मामीटर को फेस करने लगे, तो वो थर्मामीटर थोड़ा सा कम प्रभावी हो गया जी। तो अभी हम डॉक्टरों ने एक सलाह और दी है कि 2 बूंद सैनिटाइजर की माथे पर थर्मामीटर और एक उंगली पे पल्स ऑक्सीमीटर और लगाया जाता है। इस पल्स ऑक्सीमीटर के लगाने से हमें शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा पता चल जाती है। अगर आप सीरियसली इल हैं, निमोनिया है, सांस की बहुत ज्यादा तकलीफ है, फेफड़ा बहुत ज्यादा प्रभावित है, तो आपका ऑक्सीजन लेवल कम होगा, पता चल जाएगा कि आप जो है कोरोना के संक्रमण के संभावित मरीज हो सकते हैं जी। दूसरी बात मैं अमिताभ जी क्लियर कर दूं, मैं इससे पहले जो वक्ता बोल रहे थे पांडे जी, बिल्कुल सहमत हूं उनसे कि इन्हें सरकार ने, शासन प्रशासन ने जो कोऑर्डिनेशन और जो कम्युनिकेशन प्राइवेट सेक्टर के साथ होना चाहिए वो नहीं होना चाहिए। देखिए मैं तो सरकारी डॉक्टर हूं जी, मेरे पास गाइडलाइंस आई, मैंने उनके अनुसार काम करना शुरू किया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि चाहे सरकारी डॉक्टर हो आज की तारीख में, चाहे प्राइवेट डॉक्टर हो, हम लोगों ने एक ही जैसे मेडिकल कॉलेज में एक ही जैसी पढ़ाई हुई है, एक ही साथ। कोई हमारे अंदर ऐसी पढ़ाई नहीं हुई है कि मैं सरकारी डॉक्टर बनूंगा तो मैंने दूसरी पढ़ाई की है, प्राइवेट डॉक्टर बनूंगा तो मैंने दूसरी पढ़ाई की है, मेरी कोई दूसरी ट्रेनिंग हुई है। सभी लोगों के अंदर संवेदनशीलता है, लेकिन मैं आपको बता दूं अगर डराया जाएगा, भयभीत किया जाएगा तो यही स्थिति आएगी जो आएगी। यह स्थिति वास्तव में लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन के कारण और शुरू में जो भय दिखाया गया उसके कारण हुई। अब डॉक्टर मान लो आ भी जाए, अगर उसकी नर्स नहीं है, कंपाउंडर नहीं है, सफाई कर्मचारी अस्पताल में नहीं है, तो वो कैसे चला लेगा अपनी व्यवस्था। जैसे बिल्कुल सही कहा कि वो तो पुलिस बीच में रोकी हुई थी, लॉकडाउन है। तो ये कई चीजें हुई। मुझे ऐसा लगता है कि अगर सही से संवाद हो, सही से कम्युनिकेशन हो तो कोई कारण नहीं। अरे भाई नर्सिंग होम उन्होंने इसलिए थोड़ी बनाया है कि ताला लगाया जाए, कहां उनकी इच्छा थी ताला लगाने की, ताला तो मजबूरी में लगा हुआ है। उस मजबूरी को समझना चाहिए, संवाद करना चाहिए, और संवाद करेंगे तो समाधान निकलेगा। चंद्रमोहन जी, डॉक्टर सूर्यकांत कह रहे हैं कि संवादहीनता, नियमों की अस्पष्टता, प्रेशर, इन सब के चलते प्राइवेट सेक्टर का जो मेडिकल फैसिलिटीज थी वो बिल्कुल चोक हो गई, बंद हो गई। यही बात मैं कह रहा था कि अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से अलर्ट होते तो ये स्थिति परिस्थिति नहीं बनती। नहीं, मेरा इसमें सहमति है। जैसे आगरा को लेकर काफी चर्चा, आगरा में नंबर भी, तो उसमें आगरा में जब नंबर की बात जब चर्चा करते हैं, आप भी जानकारी करेंगे, आपकी तो वहाँ अध्ययन, आपने वहाँ शिक्षा भी प्राप्त की आगरा में, तो वहां पर पारस हॉस्पिटल का आता है और बाकी अन्य नर्सिंग होमों का भी बात आती है। मौत हो गई क्यों? हॉस्पिटल्स ने संक्रमण फैलाने में भूमिका उनकी रही, बड़ी भूमिका रही। उसके बारे में क्या कहेंगे? ऐसे मेरे गांव में शिकारपुर में एक डॉक्टर देवेंद्र हैं, हमारे साथ जुड़े हुए थे, कार्यकर्ता थे हमारे, उनकी मौत हुई। और बाकी वहाँ पर पूरे में क्योंकि जमात के लोग आए, वो दवा लिए और उसके कारण से वो का निधन इसी जनता की गलती है। मतलब सारी आज भी जनता के सरकार की कुछ जानकारी है बुलंदशहर के संदर्भ में कि जो लोग नोएडा में और बाकी जगह दिल्ली में दवा लेने गए, वो कहीं ना कहीं उनमें बड़ा भारतीय जनता पार्टी का नेता कम से कम ये तो बोल दे कि जो महिला की डेथ हुई है, ये बड़ी दुख की बात है। ये बोलने में दिक्कत है क्या? एक माँ की मौत हुई है, एक माँ ने उसके अरे एक मिनट सुनो, अनुराग भदौरिया एक मिनट आएंगे आपके पास, नोएडा में आएंगे, पहले चंद्रमोहन जी की बात खत्म हो तो फिर अनुराग जी आपके पास आएंगे जी। बोलने के लिए क्या जरूरत? नहीं, मेरे चेहरे की बौखलाहट भी दिख रही है, लेकिन जो बेहोशी है, केरल में अलग अलग होश आता है, उत्तर प्रदेश में अलग होश आता है, वो प्रदेश की जनता भी देख रही है। केरल पे नहीं बोलेंगे हम, महाराष्ट्र पे नहीं बोलेंगे हम, राजस्थान पे नहीं बोलेंगे हम, पंजाब पे नहीं बोलेंगे हम। हमारे पास तो जितने पत्थर है सब दो उत्तर प्रदेश में मार दो, क्योंकि हम तो उत्तर प्रदेश में, क्योंकि हमें उत्तर प्रदेश ने दर्ज किया है, हमारी जागीर को खत्म किया उत्तर प्रदेश ने। तो मेरे चैन मेरी बौखलाहट दिख रही है, लेकिन जो अहंकार मुझे दिख रहा है, जो दम मुझे दिख रहा है, 2019 से पहले भी मैंने दम देखा था, मैं आज भी वो दम देख रहा हूँ। जो सोच रहे हैं जिस दम के कारण से कि राजस्थान नहीं बोलेंगे, अरे मैं कह रहा हूँ मुझ पर राजनीतिक आरोप लगाओ। दोनों लोगों को अनुराग भदौरिया आप अपने हिस्से का बोलिए, मैंने आमंत्रित किए, आप राजनीतिक आरोप लगवाएंगे बैठ के, दोनों लोगों के नम्रता न रहे, आप राजनीतिक आरोपों का प्रत्युत्तर भी सुनिए। बहुत विचित्र भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे, जो लोग कोरोना प्रवक्ता को पता होना चाहिए जब कोई बोले, अगर आप बोले तो उनके लिए बीते 3 महीने लगभग बहुत बड़ा दुष्स्वप्न साबित हुए।
इस बात पर पहले विचार क्यों नहीं किया गया, मेरा सवाल ये है। देखिए, लॉकडाउन में जो ये गाइडलाइंस खास करके जो हॉस्पिटल्स के लिए बनाई गई थी, प्रशासन को ये करना चाहिए था कि जो प्रशासन की पूरी लिस्ट है हॉस्पिटल्स की, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, नॉन गवर्नमेंट हॉस्पिटल, छोटे हॉस्पिटल से बड़े हॉस्पिटल, गवर्नमेंट को एक मीटिंग करनी चाहिए थी इनकी। आप सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही मीटिंग करते और आप ये कहते कि कैसे कैसे इसको आप इसका सोल्यूशन लेंगे, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि जो नॉन कोविड पेशेंट है उसको जरूरत नहीं है मेडिसिन की। आप ये समझो कई जगह तो आपको केमिस्ट शॉप तक बंद मिले थे, तो परेशान है आपको। सोसाइटी में देखिए, इसमें एक पॉइंट और है, सोसाइटीज के लिए भी आपने गाइडलाइंस बना दी। पेशेंट परेशान है अपना प्रिस्क्रिप्शन लेकर के कि मेरे पास दवाई लेनी है, बीपी की दवाई लेनी है, गेट पर बाहर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है कि हम आपको जाने नहीं देंगे, भले ही 10 मीटर पर आपका मेडिकल स्टोर है, चाहे वो 100 मीटर पे क्यों ना हो, लेकिन मेडिकल स्टोर से दवा लाएगा तभी तो बचेगा। कई बार ऐसा हो कि आपके वाया वेबनायर और इसकी जगह डॉक्टर कंसल्टेंसी दे रहे थे, तो आप इतने असंवेदनशील हो गए जब आपने लॉकडाउन के नियम कानून बना दिए, गाइडलाइंस पास कर दी। अभी ये बात हो रही थी कलेक्टर के हाथ में बहुत पावर है। देखिए, मैंने भी बात की थी, कलेक्टर के हाथ में पावर है, लेकिन कलेक्टर के यहाँ जब आप फोन करोगे तो आपके पास एक ही जवाब आएगा, जी हम लोगों को तो गाइडलाइंस मिली, हम गाइडलाइंस को ही फॉलो कर रहे हैं। और कलेक्टर को तो मिलना ही, मतलब डीएम से मिलना तो मुश्किल ही था इस कोरोना काल में, अगर कोई मिलना चाहे। समझता हूं, लेकिन मैं विजन की कमी जरूर देख रहा हूं। ये है सर, एडमिनिस्ट्रेशन के स्तर पर विजन की कमी बहुत ज्यादा थी। डॉक्टर सूर्यकांत, एक बात और समझना चाहूंगा, क्योंकि हम सबके बीच डॉक्टर आप ही हैं, इसलिए पूरे देश में कोरोना के 2,30,000 35,000 कुछ मरीज हुए होंगे अभी तक। सुबह 226 थे, अब 30-20 मान लीजिए, 35 मान लीजिए रात तक। ये कलेक्टर, कप्तान, सचिव, प्रमुख सचिव, अवर सचिव, अंडर सचिव, फलान ढिकान, ये जितना अमला जमला है, शासन जिसको हम लोग बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, इन लोगों ने अपने बुद्धि विवेक से ये क्यों नहीं चिंतन किया जब कोरोना आया और हाहाकार का फर्स्ट डे था कि भारत, अगर हम भारत छोड़ो उत्तर प्रदेश ही ले ले, तो 23 करोड़ में कम से कम 1 करोड़ आदमी तो दवा ले ही रहा होगा कोरोना से पहले। कंसल्टेंसी में, इलाज में, भर्ती में, जिला अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में, प्राइवेट अस्पताल में, नर्सिंग होम में, घर में कुछ ना कुछ कर रहा होगा कि नहीं। वो 1 करोड़ कहां जाएगा, इस पर चिंतन क्यों नहीं हुआ? और डॉक्टर्स की फर्टेनिटी ने इस बात को नियम बनाने वालों तक क्यों नहीं पहुंचाया? वो भी चाबी लेके निकल लिए, बोले हम तो जा रहे ऊटी, अब जब नियम बन जाएगा तो आएंगे। ये समझना चाह रहा हूं डॉक्टर साहब। देखिए अमिताभ जी, बिल्कुल अमिताभ जी, बिल्कुल सही बात है कि हमारा देश जो है वो एक तरह से कई बीमारियों की राजधानी है। मैं आपको बता दूं, डायबिटीज की राजधानी है, हमारा ब्लड प्रेशर की राजधानी है, हमारा टीबी की राजधानी है। ये ऐसी बीमारियां हैं जिनमें दुनिया में सबसे ज्यादा केसेस हमारे देश में ही होते हैं। 7-8 करोड़ करीब डायबिटीज के रोगी हैं, 10 करोड़ के करीब ब्लड प्रेशर के रोगी हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं वो अन्य बीमारियों से भी हैं, जिसमें सांस की बीमारियां, गुर्दे की बीमारियां और बहुत सारी बीमारियां हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है। आपको मैं बता दूं कि 3,000 लोग तो सिर्फ और सिर्फ टीबी से रोजाना मरते हैं, और हम जो है पूरा का पूरा हमारा डाइवर्जन वो कोरोना की तरफ चला गया। बाकी ऐसा लगा कि कोरोना को अगर हम ठीक कर दें तो बाकी बीमारियां शायद हाइबरनेशन में चली जाएंगी, वो सुषुप्तावस्था में चली जाएंगी। बिल्कुल नहीं गई, बल्कि उल्टा था। हम लोगों ने कहा कि कोरोना का संक्रमण और कोरोना की तीव्रता उन लोगों में ज्यादा है जो पहले से बीमार हैं। यस, और पहले से भी बीमार, अगर उनकी अंडरलाइंग जो इलनेस है उसका इलाज अच्छा हो रहा है तो वो कोरोना के खिलाफ लड़ाई अच्छी लड़ सकते हैं। अगर उनकी अंडरलाइंग डायबिटीज कंट्रोल है, अंडरलाइंग ब्लड प्रेशर कंट्रोल है, अंडरलाइंग सांस की बीमारी कंट्रोल्ड है, तो उनको कोरोना का संक्रमण का भी खतरा कम है और वो कोरोना की लड़ाई भी अच्छी लड़ सकते हैं। तो मूल बात यह है कि जो पहले से बीमार है, वास्तव में उनकी तो चिंता प्राथमिकता के आधार पर होनी चाहिए, क्योंकि वही लोग हैं कोरोना के टारगेटेड। कोरोना उन्हीं को अटैक कर रहा है। कोरोना के कारण आप अगर डेथ की एनालिसिस करें, क्योंकि देखिए संक्रमण से कुछ नहीं है। मैं आपके दर्शकों को आज ये क्लियर कर देता हूं कि कोरोना संक्रमण कुछ नहीं है। कोरोना संक्रमण एक कोरोना यात्रा है, जिसको मैं कहता हूं 28 दिन की यात्रा है, जिससे 99% लोग इस यात्रा को अच्छी तरह पूरी कर लेते हैं। जैसे आपके हवाई जहाज में यात्रा हो गई, ट्रेन यात्रा हो गई, बाई रोड यात्रा हो गई।
1-8% में आपके प्लेन क्रैश भी प्लेन एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, ट्रेन एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, रोड एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। तो कोरोना में वो लोग जो पहले से बीमार हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, सिर्फ 4 ऐसे लोग हैं जिनको अस्पताल में भर्ती होने की संभावना है, या जिनको वेंटिलेटर लगने की संभावना है, या जिनकी मृत्यु होने की संभावना है। तो नंबर गेम में मत जाइए। नंबर से 2 लाख कुछ दिख रहा है, मुझे जो अंदाजा है वो अब तक ये है कि ये 2 लाख नहीं, 10, 20, 30, 40, 50 लाख संख्या होगी, क्योंकि टेस्टिंग हमने कम की है। असली चीज है मृत्यु भगवान की कृपा है, ईश्वर की कृपा है, ईश्वर के सहारे हमारा देश चल रहा है। ईश्वर की कृपा है कि हमारे यहाँ मॉर्टेलिटी रेट कम है, और ये मॉर्टेलिटी रेट कम बना रहे हैं। इसके लिए जो लोग पहले से बीमार हैं उनका उपचार अच्छी तरह से होना चाहिए, और इसके लिए आप केवल गवर्नमेंट सेक्टर से ये गारंटी नहीं दे सकते कि आप डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज, किडनी डिजीज, लिवर डिजीज और लंग डिजीजेस को सिर्फ और सिर्फ सरकारी अस्पताल के सिस्टम से ठीक कर लेंगे। 70% हमारे देश में जो मरीज है उसका पूरी तरह से निर्भरता प्राइवेट सेक्टर की है। प्राइवेट सेक्टर से संवाद करना पड़ेगा। अच्छी बात कही, मैं उस पर एक टिप्पणी ले लूं सबकी, बिना उसके आप बड़ी अच्छी बात कही डॉक्टर साहब आपने। मैं उमा शंकर जी के पास चलूंगा। उमा शंकर जी, मेरी बात उतनी सफाई से नहीं आ पा रही थी, मेरा इस मामले में ज्ञान सीमित है। जो बात सूर्यकांत जी ने बहुत अच्छे से समझा दी, कोरोना से लड़ने के मिशन के लिए यह मैंडेटरी है कि पूर्व में जो लोग बीमारियों से ग्रसित हैं वो कोरोना काल में स्वस्थ रहें। वो अस्वस्थ रहेंगे तो कोरोना उनकी गर्दन पकड़ के पटक देगा। और वो कैसे स्वस्थ रहेंगे जब 70% आबादी प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज पर डिपेंडेंट है, और प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज 60 दिन के लिए डिसअपियर हो गई। कैसे होगा? जी अमिताभ जी, निश्चित रूप से ये बहुत चिंताजनक रहा इस दौर में, और मैं तमाम ऐसे केसेस जानता हूं। जैसे डॉक्टर साहब बैठे हैं मेडिकल कॉलेज से ही हैं, मेडिकल कॉलेज में कई सारे हार्ट डिजीज के पेशेंट जिनको हार्ट अटैक हुआ, वो लारी में गए और वहां पर डॉक्टर ने इलाज नहीं किया। बोले कि प्रोटोकॉल ये कहता है कि पहले आपका कोरोना टेस्ट होगा। अब हार्ट अटैक के पेशेंट का अगर कोरोना टेस्ट होगा 36 घंटे बाद, उसकी जो है 24 घंटे बाद ही मान लीजिए उसकी जांच रिपोर्ट आएगी, फिर उसका इलाज शुरू हो जाए होगा, तो इतने में तो वो मर जाएगा। तो जिनके पास पावर था उन्होंने दूसरे हॉस्पिटल में स्वयं को शिफ्ट करा के अपना इलाज कराया, और जिनके पास नहीं था उनको भगवान के सहारे उन्होंने बच गए तो बच गए, निकल लिए तो निकल लिए। ये जो एक नए तरीके का प्रोटोकॉल जारी किया गया, मुझे लगता है कि वो ऐसे लोगों ने प्रोटोकॉल बनाए जिन्होंने एक्सपर्ट लोगों से राय ही नहीं ली। जी बिल्कुल, जो जो समस्या वही कर रहा हूं, समस्या वही है, इलाज पहले जरूरत होती है, पहले ठीक है। उमा शंकर जी, ठीक है, ठीक है भाई, रुको उमा शंकर भाई, आ गई बात, आ गई। पॉलिटिकल लीडरशिप अलग चीज होती है सरकार की। पॉलिटिकल लीडरशिप एक मोटा मोटा रास्ता बताती है, उसकी फाइन ट्यूनिंग, पत्रावली, स्पेशल प्रोसीजर, ये सब नौकरशाही तैयार करती है। इसलिए मैं फिर वही बात दोहराऊंगा जिस पर चंद्रमोहन जी को आपत्ति थी। अगर नौकरशाही में विजन नहीं है तो ऐसी ही लगातार गलतियां होंगी कि गेहूं बटेगा चक्की बंद। मैंने व्यक्तिगत स्तर पर उस मसले को उठाया था कि चक्की खोलो ने गेहूं खाएंगे। एक राजाज्ञा जारी हुई है, आज कहीं बता देता हूं कौन लोग टाइप करते हैं और कौन ब्यूरोक्रेसी में उनको फाइनल करते हैं ड्राफ्ट को। सरकारें ड्राफ्ट नहीं देख सकती, ना बना सकती हैं, ये तो मैं जानता हूं। आज है हास्यास्पद है, लेकिन है तो गलती। होटल रेस्टोरेंट में जाने वाले व्यक्ति को पूरे समय मास्क लगा के रहना होगा। बताइए, मंदिर में तो पूरे समय मास्क की बात समझ में आती है, उसी को कॉपी पेस्ट कर दिया क्या? फिर रेस्टोरेंट खोला किस लिए? ये जिस भी प्रमुख सचिव के कार्यालय से जारी हुआ, क्या प्रमुख सचिव को देखना नहीं चाहिए था? 9 बजे से कर्फ्यू है और 9 बजे तक दुकान खुली है। दुकान बढ़ाते बढ़ाते आधा घंटा लगेगा। क्या ये नहीं हो सकता था कि 8 बजे तक दुकान मार्केटिंग रहेगी, मार्केट होगा, और 9 बजे से कर्फ्यू लागू होगा, लोग सेटल डाउन हो जाए? ये बात तो अमिताभ अग्निहोत्री तो हमेशा बोलेगा भाई,
उस दिन मैंने ये बात दिनेश जी के सामने कही थी, दिनेश शर्मा के सामने। मैंने कहा ये क्या है, किसने बनाया ये ड्राफ्ट? तो उन्होंने कहा हाँ गलती हुई है अमिताभ जी, कोई फायदा नहीं है, सुधरवाएंगे इसको। हाँ आप किसके सामने बोलते कोई। और अगर कोई ये अपेक्षा करे कि अमिताभ जी ये भी ना बोले ना, गलत अपेक्षा, ऐसा मत करिए। वो तो बोलेंगे ही बोलेंगे, ना बोलने का प्रश्न ही नहीं। मुझे अपना चेहरा भी आईने में देखना है भाई। चंद्रमोहन जी, जो बात सूर्यकांत जी ने कही, कोरोना से हम तभी जीत सकते हैं, ये व्यक्ति तभी जीत सकता है जब वो पहले से जितना हेल्दी होगा उतने कोरोना से उस जीतने की संभावनाएं ज्यादा होगी। जितना बीमारियों से पहले से ग्रसित होगा उतनी ही जल्दी राम नाम सत्य की संभावना बनेगी। इसके लिए जरूरी था कि प्राइवेट हेल्थ सेटअप पूरा चालू रहता। जी एक बात और इसमें मैं जोड़ जी देखिए, आप अगर सवाल खड़ा करेंगे तो मैं उत्तर तो दूंगा ही। जी बिल्कुल बिल्कुल देना चाहिए। पार्टी का प्रतिनिधित्व करने आया हूं मैं यहाँ पर अपना चेहरा चमकाने नहीं आया जी। मैं डिबेट में इसलिए आता हूं कि मुझे पार्टी का पक्ष बिल्कुल दो भैया, इसमें कोई बात नहीं। देखिए एक बात, मैं लखनऊ में ही, सूर्यकांत जी हैं, लखनऊ में ही हमारे कितने प्राइवेट हॉस्पिटलों में संक्रमण फैला और उनको बंद करना पड़ा और खोलना भी पड़ा। बंद भी किया, खोला भी, दोनों काम हुए कि नहीं हुए, ये भी एक नंबर है। ऐसा नहीं है कि कोई एक दो एक साथ देखें, हमने भी समाचारों में देखा। और मैंने आपको कहा बार बार, अभी जैसे नम्रता जी कह रही है केमिस्ट की दुकानें बंद थी। अरे भैया, हमने घरों तक दवाएं पहुंचाई है, आपने सर्टिफिकेट जारी कर दिया, आपको जीरो कर दिया कि एक भी केमिस्ट की दुकानें बंद। अरे भैया, एक जगह अगर पूरे 23 करोड़ एक शहर में, एक मोहल्ले में, आपके मोहल्ले में अगर दुकान बंद थी तो पूरा शहर बंद नहीं था। देखिए, अगर कोई भी केस सामने आता है तो हम उसके लिए पूरा सर्वे थोड़ी करवाएंगे कि जाकर के आप पहले सर्वे कीजिए कि हम कितने रेशियो पर बात करेंगे, जो सामने दिखेगा तो जरूर बोलेंगे। अगर केस सामने आया, अगर मुद्दा सामने आता है, कोई मामला सामने आता है, उसे भी स्टोरी बनती है, उसी पर आवाज उठती है। आपको एक केस लेकर ही लोगों की बात को समझना पड़ेगा, किसी एक की बात नहीं है। और अगर आप पूरे उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि कहाँ कहाँ ये केमिस्ट शॉप खुले थे या बंद थे। और सोसाइटी, मेरा ये सवाल ही ना केमिस्ट शॉप, मेरा सवाल ये था कि सोसाइटी से बाहर प्रिस्क्रिप्शन लेकर के जाने नहीं दिया जा रहा था कि आप किसी तरह से मैनेज करवाइए। कहाँ से मैनेज करवाएंगे आप ये बताइए। मेरा सवाल कुछ और था, आप कुछ और कहना चाह रहे हैं सर। तो खोल नहीं पाए, दवाएं आपने पहुंचा दी, बिना डॉक्टर के बोले दवाएं पहुंचा दी। कोई बीमार निकला है, कोई लाचार निकला है, सब्जी के लिए, दवाई के लिए, राशन के लिए, आपने उनको लाठियां मारी है, आपने उनको दौड़ा दौड़ा के पीटा है, आपने उन पर FIR दर्ज किए हैं। ये आपका असली चेहरा है। झूठ बोलते हैं आप चैनल पर। देखिए, मेरा मुद्दा ये था कि गाइडलाइंस को आंख बंद करके बनाया गया और आंख बंद करके फॉलो किया गया। अगर कह दिया जाता है कि हॉस्पिटल में पेशेंट नहीं आएंगे डॉक्टर सामने, तो डॉक्टर इलाज नहीं कर रहे हैं क्योंकि गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हैं। बात यही कि गाइडलाइंस को आपने इतनी मान्यता दे दी कि संवेदनशीलता, मानवता को आपने बिल्कुल ताक में रख दिया। इनकी सत्ता चल रही है। सरकार के पास 3 लेवल बना के योगी जी रोज चेहरा चमकाने आ जाएंगे, धरातल पर कुछ नहीं है। कुछ कोई मदद नहीं कर रहे जनता की। इनको कुछ नहीं पता है। जो लोग मौत के आंकड़े को नहीं बता पाते हैं, जो लोग अंदाजन मौत के आंकड़े बता रहे हैं, वो क्या समझेंगे चिकित्सा क्या होती है। लगातार टेस्ट करा रहे हैं, जहां आवश्यकता हुई वहां परिवर्तन किए गए। नहीं आएगी और लोग इसी तरह से मरते रहेंगे। हर किसी भी सरकार में मरते ही रहेंगे। अल्टीमेटली जिसे फेस करना पड़ता है वो आम जनता ही फेस करती है, कोई नेता नहीं फेस करता है। कोई मंत्री नहीं जाता है कि इंतजार करें। आज तक बता दीजिए आप कि कोई मंत्री इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें अस्पताल में जाने नहीं दिया जा रहा है। कोई मंत्री बिना दवा करके हालत बुरा हाल है तो जनता ही मरती है। जो भी कहिए, जो भी दलील पेश करे कोई भी पार्टी, जनता को तकलीफ दी गई है। ठीक है चंद्रमोहन जी, ठीक है अनुराग भदौरिया जी, ठीक है। आप लोगों की बहस में कुछ समझ आ नहीं रहा है, एक करके बोलते तो अच्छा रहता। अमिताभ जी के पास चल रहे हैं संपादकीय टिप्पणी के लिए। अमिताभ जी प्लीज। मैं बहुत क्षोभ के साथ वही बात कहूंगा। बिजली मैकेनिक को छूट और बिजली की दुकान बंद, पहला एपिसोड आया जब, तब भी मैंने आवाज उठाई। मैंने बिजली मैकेनिक करेगा क्या? दवाई की दुकान खुलेगी और डॉक्टर नहीं बैठेगा तो दवा कहां से हम अपने मन से लाएंगे? अरे लवण भास्कर चूर्ण हम अपने मन से ले लेते हैं, आनंद कर ले लेते हैं, विक्स ले लेते हैं। अब इंगलू मिंगलू टाइप की दवा तो नहीं ले लेंगे कि कुछ का कुछ हो जाए। ये समस्याएं थी। प्लम्बर अलाउड है,
प्लम्बर का सामान जहां मिलता है, हार्डवेयर की दुकान, वो बंद थी। प्लम्बर कहता था बताओ मैं कहां से टोटी लाऊं। एक चेन होती है, एक सिस्टम होता है जो ब्यूरोक्रेट्स ने नहीं फॉलो किया, उत्तर प्रदेश में नहीं, देश भर में नहीं किया, इसीलिए अस्त व्यस्तता फैली है। और ये मानना चाहिए उन्मुक्त हृदय से कि हां, नौकरशाही जिनके जिम्मे ये सब काम दिया जाता है कि भाई इसका ड्राफ्ट बनाओ, उनको ज्यादा चिंतनशील होना चाहिए, व्यापक जन सरोकार उनके जहन में होने चाहिए, उनको पता होना चाहिए जमीन पर कैसी मुश्किलात आती हैं। गेहूं उपलब्ध, चक्की बंद, इससे बड़ा कोई उदाहरण हो सकता है क्या? मैं एक बात का उत्तर नहीं ढूंढ पाया 1 घंटे की डिबेट में। सारे वर्ग खुले और कहा गया कि ना, एक बात बार बार आती है, मेरे मित्र चंद्रमोहन जी ने भी उसका उल्लेख किया, उनकी बात भी अच्छी है, सही है, तात्पर्यपूर्ण बात उन्होंने कही कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में स्थिति खराब हुई कई जगह संक्रमण के चलते। यस, आई डू एग्री, लेकिन मैं ये सवाल जरूर पूछूंगा, सरकारी अस्पताल में भी संक्रमण हुए, बंद हुए फिर खुले, फिर बंद हुए फिर खुले, डॉक्टर्स कोलैप्स किए, स्टाफ कोलैप्स किया, क्वारंटीन हुए। एक अस्पताल बता दीजिए पूरे अखिल भारत में जिसने कोरोना से डील किया हो सरकारी, और जहां ये मुश्किलात ना आई हो, दुश्वारियां ना आई हो। ये उसका इंटीग्रल पार्ट है, ये उसमें अंतर्निहित सन्निहित जोखिम है, उठाना ही होगा, जो जोखिम सिपाही उठा रहा है चौराहे पर। सही बात कही थी सूर्यकांत जी ने, कर्ण की तरह कुंडल कवच लेके थोड़ी ना आया कोई। जो राजस्व विभाग के कर्मचारी मेरे उत्तर प्रदेश के कर रहे हैं संकट, जो काम कर रहे हैं, खाना बंटवा रहे हैं जो लोग, आखिर क्वारंटीन सेंटर्स में भी जहां सब कोरोना पॉजिटिव ही हैं, वहां भी कुछ लोग व्यवस्था देख रहे हैं ना, वो इंसान नहीं है, वो रहे अग्निकुंड में, ओके। लेकिन वसुंधरा में, वैशाली में, हजरतगंज में जो डॉक्टर साहब हैं जिनका गुड्डू क्लिनिक पहले बहुत फेमस था, वो ताला बंद करके भाग जाएंगे। क्यों भाई? वारंट काटिए उनका। राष्ट्रीय आपदा के समय ऐसा कैसे व्यवहार कोई कर सकता है? ये सवाल था और ये सवाल हमेशा रहेगा। कैसे अनुमति हुई? और अगर मान ले उन्होंने अपनी इच्छा से ऐसा किया तो भी शासन को चाहिए था उनके साथ बैठते और एक रास्ता निकालते। लेकिन ये कोई कह दे मुंबई के 3 बड़े सरकारी अस्पताल इस पूरे 90 दिन की यात्रा में 6 दफे संक्रमित हो चुके हैं, 6 दफे। बहुत दुख के साथ कहता हूं, तमाम मेरे पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स ने अकेले मुंबई में अपनी जान गंवा दी इसी में, कोरोना में, तमाम पीपीई किट्स के बाद। तो फिर कोकिलाबेन अस्पताल क्यों नहीं चल सकता? और डॉक्टर अग्रवाल की क्लिनिक क्यों नहीं चल सकती मोहल्ले में? जब अच्छा था तो गप 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 500 रुपया पर मरीज, आने दो आने दो आने दो, और संकट आया तो भाग लिए। ये सवाल मैं तो पूछूंगा भाई, पूछना भी चाहिए। और मैंने कहा मैं किसी जिले का कलेक्टर होता तो उस जिले में तो सारे नर्सिंग होम खोल के दिखाई देता, सारे नर्सिंग होम विधिवत विभाजन करता, एक लिस्ट बनवाता। सुन ले उत्तर प्रदेश के जितने जिलाधिकारी मुझे सुन रहे हो, एक लिस्ट बनवाता कि 100 नर्सिंग होम है, 25 हॉस्पिटल है हमारे पास, 20 हॉस्पिटल्स इंक्लूडिंग गवर्नमेंट फैसिलिटीज ओनली फॉर कोरोना रहेंगे, कोविड रहेंगे, बाकी प्राइवेट का इलाज करेंगे। क्या दिक्कत थी इसमें? क्या समस्या थी? इसके लिए कौन सा मुख्यमंत्री जी का आदेश चाहिए? नहीं चाहिए। इसके लिए कौन सा विधानसभा से प्रस्ताव चाहिए? नहीं। संविधान में संशोधन चाहिए था? नहीं। ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के टेबल का काम था, टेबल का। सीएमओ को बुलाता और कहता है बनाओ और जारी करो। क्या समस्या थी इसमें? कोई राजज्ञा निकालनी थी क्या? होटल एक्वायर हुए ना,
एक सिंगल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से सिटी मजिस्ट्रेट के दस्तखत से 5 तारा होटल एक्वायर हुआ। सूर्यकांत जी के लखनऊ में 4 होटल के एक्वायर हुए। क्या हुआ उसमें? कोई बहुत भारी यूएन में जाना पड़ा? नहीं ना। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लखनऊ ने 4 लाइनें टाइप की, दस्तखत किया, बोले भाई जाओ बंद करो, बुलाओ उसको। क्या दिक्कत थी? वो काम अस्पतालों के लिए नहीं हो सकता था क्या? मेरा मन घायल है। 8 महीने की गर्भवती मां किस उम्मीद से 7 अस्पतालों के दरवाजे गई? इतने बड़े बड़े अस्पताल ये कहां से बने? ये हमारी पूंजी से बने हैं। हमने पैसा दिया है, सही बिल का भी दिया और गलत बिल का भी दिया। 10 रुपए की चीज 1000 में बेची आपने, हमने वो भी ली। 5 रुपए की चाय जो बाहर मिल रही अस्पताल में 500 की बेच रहे, वो भी माना। और एक अंतिम बात मैं कहूंगा, चंद्रमोहन जी हैं, इस चीज को अगर वहां सरकार तक पहुंचाएंगे तो प्रसन्नता होगी। सूर्यकांत जी मेरी बात का समर्थन करेंगे। कोविड को लेके जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स का वर्गीकरण है, 2 लेयर ऊपर की, 2 लेयर नीचे की। मैं चाहता हूं उत्तर प्रदेश सरकार बाकायदा राजाज्ञा निकालकर ये तय कर दे कि पहले नंबर के जो A1 A2 लेवल हॉस्पिटल है वो 7,500 रुपए से ज्यादा का बिल नहीं बना सकते एक दिन में कोविड का। और A3 A4 हॉस्पिटल्स हैं वो 5,000 से ज्यादा का बिल नहीं बनाएंगे। बनाए तो उनको जेल भेजने की तत्काल प्रभाव से तैयारी कर दी जाए, जो मालिक हो इस अस्पताल का। ये मैं अपने मन से नहीं लाया, तमिलनाडु सरकार ने ये जारी कर दिया आदेश। आई एम हैप्पी, अच्छा आदेश है। दिल्ली के एक निजी अस्पताल ने 7.5 लाख का बिल थमा दिया। वो आदमी कह रहा है भगवान कोरोना में मर जाते। ये नहीं चलेगा ना जी। अब इसमें मत कोई कहे मुझसे कि नहीं ये कैसे हो सकता है, इसी तो बड़ा झंझट का काम है। ये भी 15 मिनट का काम है। तिवारी जी को दस्तखत करना है, प्रमुख सचिव, मुख्य सचिव को, चीफ सेक्रेटरी को, और टाइपिस्ट जितना टाइम ले ले। कुल मिलाकर 15 मिनट से ज्यादा का काम नहीं है। और इसमें किसी को आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए। 7,500 रुपए पर्याप्त है ना सूर्यकांत जी? संकट काल में देश का मदद भी करनी है। बिल्कुल। जब स्टेंट की कैपिंग की जा सकती है, जब रिप्लेसमेंट जॉइंट की कैपिंग की जा सकती है, तो हॉस्पिटल इनके इस समय आपदा काल में एपिडेमिक एक्ट में मॉडिफिकेशन करके इसकी कैपिंग की जा सकती है। मैं यही अपील करूंगा मुख्यमंत्री जी से। उनकी ऊर्जा मैं देख रहा हूं, उनकी संवेदना मैं देख रहा हूं, रात दिन एक किए हुए हैं, लेकिन उसका परिणाम जमीन तक पहुंचे, इसके लिए जरूरी है कि जनता को राहत हो, निजी अस्पतालों की कैपिंग का आदेश जारी हो, ताकि किसी भी अस्पताल को कुछ भी लूट की छूट नहीं हो। यह मेरा निवेदन उत्तर प्रदेश की सरकार से। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर चंद्रमोहन जी, अनुराग भदौरिया जी, डॉक्टर सूर्यकांत जी, डॉक्टर उमाशंकर पांडे जी, नम्रता नारायण जी, अमिताभ जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में आने के लिए। चर्चा इसलिए क्योंकि एक प्रसव पीड़ा से करहा रही मां को अस्पताल में असर नहीं हुआ, उसकी मौत हो गई। एक युवक ने दम तोड़ दिया इसलिए क्योंकि एम्बुलेंस वाला फ़ोन पर यह पूछता रहा कि आपको बीमारी क्या है। अस्पताल जाने से पहले ही उसने भी दम तोड़ दिया। कोरोना का खौफ है, लेकिन उससे ज़्यादा जो और बीमारियों से लोग ग्रसित हैं वो अस्पताल नहीं पहुंच पा रहे, उन्हें इलाज नहीं मिल पा रहा है, इस पर चिंता। इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए R9 TV के साथ, सिर्फ खबर के लिए।